बिहार में अभी जातिगत जनगणना के आधार पर जो आपकी सरकार ने जो लागू किया है, क्या आप उसे यहाँ भी लागू करेंगे? और क्या ओबीसी के लिए जो आरक्षण वहाँ 74% किया गया है, क्या आप उसे केंद्र सरकार के द्वारा भी लागू करेंगे? और क्या रोहिणी आयोग का जो बंटवारा होगा ओबीसी वर्ग के बीच में आरक्षण के बाद जो होगा, वो जो सामने आ जाएगा, क्या आप उसको कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले को आधार मान करके आप चलेंगे? जब तक अनुच्छेद 340 और 41 नहीं लागू होता है पूर्ण रूप से, तब तक इस समाज का भला होने वाला नहीं है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन पिछड़ी जाति के होने के बावजूद भी उन्होंने अनुच्छेद 340 पढ़ा नहीं। उन्होंने सिर्फ एक सामाजिक ताना बाना को पढ़ते हुए संजय कर्पूरी ठाकुर को पढ़ने का काम किया, जिन्होंने भारत रत्न देकर उन्हें नवाजा। इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं, पूरा समाज उनका धन्यवाद करता है। जी धन्यवाद। आज हम राष्ट्रपति भवन आए हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग का गठन किया था और रोहिणी आयोग ओबीसी के लिए बैठा हुआ है धारा 340 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 340 के अंतर्गत ओबीसी वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए और उस पर अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदया को सौंप दी है, ऐसा हमारी जानकारी में आया है। लेकिन रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये अभी कुछ स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। ओबीसी वर्ग के मामले में एक आयोग का पहले गठन हुआ था, राघवेंद्र शर्मा आयोग, जिनने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी। उन्होंने 3 भागों में ओबीसी वर्ग को बांटते हुए आरक्षण का बंटवारा किया था। अब रोहिणी आयोग ने क्या किया है, ये कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारा आज जो यहाँ पर आने का मकसद था राष्ट्रपति भवन में, और राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपने का जो मतलब था, वो ये था कि कर्पूरी ठाकुर साहब जो सामाजिक न्याय के प्रणेता रहे हैं और जिन्होंने 1978 में सामाजिक न्याय के लिए एक फार्मूला लागू किया था, और उन्होंने ओबीसी वर्ग को 3 भागों में बांट करके, वैसे 2 भागों में बांटा था, कुछ उन्होंने महिलाओं के लिए भी आरक्षण किया था, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने 2 भागों में बांटा था। तो हम यहाँ पर अनुरोध करने राष्ट्रपति महोदया के पास इसलिए आए थे, एक ज्ञापन सौंपने कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले के आधार पर यदि लागू किया जाता है तो ये ओबीसी वर्ग के लिए और मोस्ट बैकवर्ड ओबीसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर साहब ने इस समय बिहार में जो फार्मूला लागू किया था, आज केंद्र की सरकार जो है बिहार में भी पहुंच चुकी है उसी पार्टी की। तो हो सकता है कि उनके समझ में ये बात आए कि साहब, बिहार में अभी जातिगत जनगणना के आधार पर जो आपकी सरकार ने जो लागू किया है, क्या आप उसे यहाँ भी लागू करेंगे? और क्या ओबीसी के लिए जो आरक्षण वहाँ 74% किया गया है, क्या आप उसे केंद्र सरकार के द्वारा भी लागू करेंगे? और क्या रोहिणी आयोग का जो बंटवारा होगा ओबीसी वर्ग के बीच में आरक्षण के बाद वो जो होगा, वो जो सामने आ जाएगा, क्या आप उसको कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले को आधार मान करके आप चलेंगे? ये हमारा मांग है, और हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर विचार करे, आयोग भी इस पर विचार करे। राष्ट्रपति महोदया से हम अनुरोध करने आए हैं कि वो अपनी तरफ से दिशा निर्देश इस मामले में आयोग को दे, ताकि जो है मोस्ट बैकवर्ड क्लास का भी उतना ही भला हो सके। ताकि ओबीसी वर्ग में कुछ वर्ग ऐसा है कि जो बंटवारा सही प्रकार से नहीं होने दे रहा है, और कुछ वर्ग वंचित रह चुका है बहुत काफ़ी समय से, उनको भी न्याय मिले। ये हमारा धन्यवाद वो था। जी, उसके बाद अब सरकार भी पलट गई है, वहाँ पर केंद्र की सरकार भी काम जी, कर रही है। हाँ। तो क्या ये माना जाए कि वहाँ पर केंद्र सरकार ने इस चीज को मान्यता दे दी? देखिए, हमारा तो मानना यही है कि वहाँ पहले नीतीश कुमार की सरकार थी, जनता दल एस के माध्यम से, राजद के माध्यम से, और वो जो है अब वो पलट करके, पहले केंद्र सरकार हो सकता है ये पार्टी उनका विरोध कर रही थी,
लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार जी इसमें एनडीए में आ चुके हैं और एनडीए का ही एक घटक, एनडीए ही वहाँ एक तरीके से सरकार बना चुकी है, और नीतीश कुमार के 74% के जो उन्होंने जनगणना कराई थी उसके आधार पर 74% ओबीसी को उन्होंने आरक्षण दिया था। तो हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि केंद्र सरकार में जो पार्टी इस समय सत्तारूढ़ है यानी बीजेपी केंद्र सरकार के स्तर पर भी इस बात को लागू करेगी, और जो ओबीसी का आरक्षण फिलहाल 27% जो दिया जा रहा है, हम ये मान करके चल रहे हैं कि यहाँ पर भी वो 74% लागू करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा और पूरे दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ कि साथियों, जो हमारे देश की स्थिति है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो संविधान में निहित व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग पूरा इस देश पे जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। अनुच्छेद 330 कहता है उस पे 131 सांसद पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनके विधानसभा में जाते हैं, उनके आईएएस आईपीएस होते हैं, 330 के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं उनकी है। लेकिन वहीं पर जो संविधान कहता है कि अनुच्छेद 340 341 के तहत 1930 और 31 की जाति जनगणना पर जो लोग छूट गए, जिसे डिप्रेस क्लास कहा गया, उनको आज तक कोई अधिकार नहीं प्राप्त हुआ, जिसको लेकर पीछे हमने अगस्त में रिमाइंडर दिया था, पहला रिमाइंडर दिया था महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, और हमारे साथ कई सामाजिक संगठनों ने भी रिमाइंडर भेजा था, जिसमें ह्यूमन राइट्स था, सामाजिक न्याय आंदोलन केटी था, सत्य शोधक समाज था, और महिला चाइल्ड केयर था। इस सक्षम स्त्री चाइल्ड केयर संगठन राजबाला सैनी का है। तमाम संगठनों के लोग, अशोक बंसल ने दिया, ऑल इंडिया एमसीए ने दिया, आज हमारे साथ न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसपी सिंह, उनको भी लगा कि हमारा समाज अभी वंचित रह गया है और इनकी पार्टी पिछड़े समाज के लिए काम करने के लिए मैदान में आई कमर कस के, इनको भी लगा कि अधिकार प्राप्त नहीं है। जब तक अनुच्छेद 340 और 41 नहीं लागू होता है पूर्ण रूप से, तब तक इस समाज का भला होने वाला नहीं है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन पिछड़ी जाति के होने के बावजूद भी उन्होंने अनुच्छेद 340 पढ़ा नहीं। उन्होंने सिर्फ एक सामाजिक ताना बाना को पढ़ते हुए संजय कर्पूरी ठाकुर को पढ़ने का काम किया, जिन्होंने भारत रत्न देकर उन्हें नवाजा। इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं, पूरा समाज उनका धन्यवाद करता है। जो सामाजिक ताने बाने को लोग जुड़े हुए लोग हैं, वह पूरा धन्यवाद पूरे देश में करते हैं। लेकिन बात इसकी ये नहीं है, बात तो ये आती है कि जो अभी हमारी जो मांग चल रही है, इस मांग पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को रोहिणी आयोग ने रिपोर्ट सौंप दिया गया, लेकिन वह अंदर कौन सा जिन्नात बैठा है ये किसी पूरे समाज को पता नहीं है। जहां तक बताया जाता है कि सीमांत किसान, लघु किसान और शिल्पकार के नाम से 3 डिवीजन में बनने की बात आ रही है, और इनकी बात चल रही है कि अगर हम इस पे डिवाइड करते हैं, जहां तक लोग कह रहे हैं कि शिल्प में भी 2 भाग होने वाला है, यानी 4 वर्ग में रोहिणी आयोग को डिवाइड करने की बात चल रही है। तो इस कारण इस व्यवस्था को लेकर अगर 4 भाग में अगर मान लो रोहिणी आयोग बढ़ जाता है या मतलब वो लागू होता है, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका सर्व सम्मान से हम इनका स्वागत करते हैं कि रोहिणी आयोग को 4 भागों में बांट कर डिवाइड करके लोगों तक दें, ताकि तभी समाज, जो वंचित समाज है, जो डिप्रेस क्लास है, वह अपने अधिकार को पा पाएगा। वह आईएएस पीसीएस हो सकता है, वह विधानसभा लोकसभा में जा सकता है, वह पूरे समाज का एक सांचा बदल सकता है और बराबरी के स्तर पर आ सकता है। जो देश में ऊंच नीच की खाई खत्म हो जाएगी। फिर भी आज आरक्षण की बात आ रही है, तो आज कल यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा बयान दिया है, जो लोग यानी कि आरक्षण प्राप्त कर चुके हैं वो छोड़ गए, तो इससे क्या फायदा होगा? बिल्कुल होगा, मैं तो भी कहता हूं, जिस प्रकार से आप गैस पर सब्सिडी लेके आए थे और उस पे कहा कि आप जो लोग सक्षम है वो लोग छोड़ दें सब्सिडी, लोगों ने छोड़ने का काम किया। तो अगर संविधान के तहत अकॉर्डिंग जिन लोगों ने अभी तक आरक्षण का लाभ लिया, उन्हें पीछे वालों को रास्ता खोल देना चाहिए। इसका सुझाव मैं समर्थन करता हूं।